स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 जनवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों वीडियो की शुरुआत तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आप लोग वीडियो तो पूरी देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने और सुनने के लिए। हम बिहार की टॉप खबरें देते हैं, करीब 40 से 50 खबरें देते हैं। तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं। तो आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में जितने भी विभाग हैं उनमें सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी वाला विभाग पुलिस विभाग है कहा जाए तो। अब इसी को लेकर के बिहार के डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक यानी कि पूरे बिहार के पुलिस के जो मुखिया होते हैं डीजीपी, उन्होंने अल्टीमेट दे दिया है ऐसे भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के खिलाफ। उन्होंने विभाग के भीतर भ्रष्टाचार को लेकर के सख्त रुख अपनाया है। डीजीपी विनय कुमार ने साफ चेतावनी दे दी है कि खाकी की आड़ में डकैती, वसूली या फिर भ्रष्टाचार किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे पुलिस कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त करके सीधे जेल भेजा जाएगा। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन सब के साथ कभी न कभी ये घटना जरूर घटती है कि पुलिस को पैसे देने पड़े हैं, चाहे किसी भी मामले पर हो। वो नहीं दिए तो उनके परिवार में वाले, उनके आस पड़ोस वाले जरूर दिए होंगे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट वाले विभाग है वह पुलिस विभाग है। तो ऐसे में आपका क्या कहना है कि सच में पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्ट है? और आप ये भी बताइए कि क्या आप भी पैसे दिए हैं कभी पुलिस वाले को रिश्वत के तौर पर या किसी भी तरीके के? हाँ या ना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको बता दूं कि डीजीपी ने कहा कि पुलिस की वर्दी सेवा और फिर सुरक्षा का प्रतीक है, ना कि निजी लालच पूरा करने का जरिया। अगर कोई पुलिसकर्मी जनता को डराकर, धमकाकर या फिर गैर कानूनी तरीके से पैसे वसूलते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होगी। दोस्तों किशनगंज, मधुबनी समेत 8 जिलों में आज 10 जनवरी को घना कोहरा रहने वाला है। जब बिहार में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 10 जनवरी को किशनगंज, मधुबनी समेत 8 जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। यह सुबह और फिर देर रात दृश्यता काफी कम रहेगी, जिससे सड़क और फिर रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। आने वाले दिनों में हार कपा देने वाली ठंड और तेज पछुआ हवाओं के कारण तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के अनुमान है। जब मौसम विभाग ने लोगों से सुबह शाम अनावश्यक बाहर न निकलने, गर्म कपड़े पहनने और बुजुर्गों, बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। जब कोहरे के चलते वाहन चालकों को धीमी गति से चलाने और फिर सावधानी बरतने की भी अपील की है। दोस्तों क्या आपको पता है कि गांव में पीने की पानी का संकट उभरा गया है? जी हाँ, संकट गहरा गया है। जो आप पानी पीते हैं नल से, चापाकल से, वो अब पानी धीरे धीरे नीचे जा रहा है। आपको बता दूं कि बिहार के कई गांवों में पेयजल संकट गंभीर रूप लेता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि नल जल योजना का पानी पीने से के बजाय खेतों की सिंचाई में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को रोजमर्रा के लिए शुद्ध पानी की भारी किल्लत झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ जगहों पर तो नल कनेक्शन का दुरुपयोग कर रहे हैं। पानी की निगरानी और नियंत्रण नहीं होने के कारण घर घर पानी पहुंचाने की योजना प्रभावित हो रही है। इससे महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। जहां स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। दोस्तों अब बिहार से मुंबई जाना और आसान हो जाएगा, क्योंकि अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी मिल गई है। जब बिहार से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी मिल गई है, जिससे अब बिहार और मुंबई के बीच सफर और आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। इस ट्रेन के शुरू होने से खास तौर पर कामकाजी यात्रियों, मजदूरों और फिर व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अमृत भारत एक्सप्रेस कम किराया, बेहतर सुविधा और तेज रफ्तार के साथ चलाई जाएगी। यह ट्रेन में आधुनिक कोच, बेहतर बैठने की व्यवस्था और फिर सामान्य यात्रियों को ध्यान में रखकर के सुविधाएं दी गई है। वहीं पर ट्रेन बिहार से तय समय पर रवाना होकर के निर्धारित स्टेशनों पर रुकते हुए मुंबई पहुंचेगी। वापसी में भी यही सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे दोनों राज्यों के बीच आवागमन और सुगम होगा। रेलवे का कहना है कि इस ट्रेन के संचालन से बिहार महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यात्रियों को लंबी दूरी के सफर में राहत मिलेगी। जल्द ही ट्रेन के पूरे टाइम टेबल और फिर स्टॉपेज की आधिकारिक जानकारी जारी कर दी जाएगी।
दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। 16 जनवरी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धन्यवाद यात्रा पर पूरे बिहार में निकलने वाले हैं। जय इस यात्रा को लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इसके जरिए बेटे निशांत कुमार की सियासी ब्रांडिंग की जमीन तैयार की जा रही है। जब बताया जा रहा है कि धन्यवाद यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जनता से सीधा संवाद करेंगे और सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। इसी बीच निशांत कुमार की सार्वजनिक मौजूदगी और फिर पहचान को धीरे धीरे मजबूत करने की रणनीति पर भी काम हो सकता है। हालांकि जेडीयू की ओर से इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और फिर भविष्य की राजनीति को देखते हुए निशांत कुमार को सक्रिय भूमिका में लाने की तैयारी हो सकती है। धन्यवाद यात्रा को इसी दिशा में एक सॉफ्ट लॉन्च के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं पर अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि 16 जनवरी से शुरू होने वाली ये यात्रा किस रूप में आगे बढ़ती है और क्या इसमें निशांत कुमार की भूमिका को लेकर के कोई साफ संकेत सामने आता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, बिहार सरकार ने लड़कियों के लिए मुफ्त आवासीय शिक्षा योजना शुरू की है। जी हाँ, बिहार सरकार ने बिहार की लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए मुफ्त आवासीय शिक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत छात्रों को पढ़ाई के साथ रहने, खाने और फिर अन्य जरूरी सुविधाएं बिल्कुल भी मुफ्त दी जाएगी। यह सरकार का उद्देश्य है कि गरीब और फिर पिछड़े वर्ग की लड़कियां पढ़ाई बीच में ना छोड़ें और उन्हें सुरक्षित माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। आवासीय विद्यालय में शिक्षा, हॉस्टल, भोजन, किताबें और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। ये योजना खास तौर पर उन छात्रों के लिए है जो दूर दराज के इलाकों से आती है और संसाधनों की कमी के कारण पढ़ाई जारी नहीं रख पाती थी। सरकार का मानना है कि इससे लड़कियों की स्कूल में भागीदारी बढ़ेगी और उनका भविष्य मजबूत होगा। इस कदम को बिहार में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा फैसला माना जा रहा है। दोस्तों, बिहार में एक लड़की द्वारा जारी किया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। इस वीडियो में लड़की ने दावा किया है कि वे अपने घर वालों के टॉर्चर से परेशान थी, इसी वजह से वे अपने प्रेमी के साथ घर छोड़ करके चली गई है। जब वीडियो में लड़की ने अपने पिता पर मानसिक और फिर शारीरिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़की का कहना है कि घर में उसे लगातार डराया धमकाया जाता था और उसकी मर्जी के खिलाफ फैसले थोपे जा रहे थे। जब उसने साफ कहा है कि वे अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ गई है और किसी ने उसे बहकाया या फिर अगवा नहीं किया है। वहीं पर वीडियो सामने आने के बाद मामला पुलिस और फिर प्रशासन के संज्ञान में आ गया है। जब पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर यह मामला एक बार फिर से पारिवारिक दबाव, प्रेम संबंध और फिर युवाओं की स्वतंत्रता को लेकर के बहस छिड़ रहा है। जब पुलिस ने अपील की है कि लोग कानून अपने हाथ में ना लें और फिर जांच पूरी होने दें। दोस्तों, बिहार से गुजर रही एक ट्रेन पर पथराव हुआ है, जहां बिहार में जम्मूवती एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। ट्रेन पर पत्थर फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और फिर आरोपी युवक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार यह घटना ट्रेन के बिहार से गुजरने के दौरान हुई है, जिसमें यात्रियों में दहशत और फिर अफरा तफरी मच गई है। हालांकि इस घटना में किसी यात्री के गंभीर से घायल होने की सूचना नहीं है। वहीं पर वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान करके उसे दबोच लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और फिर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि उसने पत्थरबाजी किस वजह से और अकेले की या फिर किसी साजिश के तहत किया है। वहीं पर पुलिस ने साफ कहा है कि रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और फिर यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले में आगे की जांच जारी है। दोस्तों, बिहार में हिजाब विवाद के बाद जिस महिला डॉक्टर की नियुक्तियां चर्चा में आई थी, अब उसकी सैलरी को लेकर के जानकारी सामने आई है। जब महिला डॉक्टर को सरकारी नियमों के अनुसार तय वेतनमान पर नौकरी दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक महिला डॉक्टर की नियुक्ति संविदा नियमित प्रक्रिया के तहत हुई है और उन्हें हर महीने लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये तक सैलरी मिलेगी। इसमें बेसिक वेतन के साथ महंगाई भत्ता और फिर अन्य भत्ते भी शामिल होंगे। ये मामला तब सुर्खियों में आया था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम के दौरान महिला डॉक्टर का हिजाब हटवाया गया था, जिसके बाद राज्य की राजनीति में बहस छिड़ गई थी। विपक्ष ने इसे महिला सम्मान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़ा है, जबकि सरकार ने इसे कार्यस्थल के प्रोटोकॉल से संबंधित बताया था। वहीं पर अब नियुक्ति और फिर सैलरी सामने आने के बाद मामला एक बार फिर से चर्चा में है। सरकार का कहना है कि महिला डॉक्टर को योग्यता और फिर नियमों के आधार पर ही नियुक्ति किया गया है और फिर वेतन भी उसी के अनुसार दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार में सड़क हादसों के शिकार लोगों के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। बिहार सरकार ने कैशलेस ट्रीटमेंट योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को बिना एक भी पैसे
दिए इलाज की सुविधा मिलेगी, फ्री में इलाज होगी। जहाँ सरकारी जानकारी के अनुसार ये योजना तय तारीख से पूरे बिहार में लागू कर दी जाएगी। इसके तहत किसी भी सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को सरकार द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में तुरंत भर्ती करा करके इलाज किया जाएगा, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो। जी हाँ, यानी कि सड़क हादसे में घायल व्यक्ति का फ्री में इलाज होगा। इस योजना के अंतर्गत प्रति मरीज कई लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें इमरजेंसी इलाज, ऑपरेशन, दवाइयां और फिर जरूरी जांच शामिल होगी। सरकार का उद्देश्य है कि इलाज के अभाव में किसी की जान ना जाए और समय पर मेडिकल सुविधा मिल सके। वहीं पर सरकार का कहना है कि इस फैसले से सड़क हादसों में होने वाली मौतों की संख्या में कमी आएगी और आम लोगों को बड़ा आर्थिक सहारा मिलेगा। जी हाँ, इस योजना के लागू होने से आप इसको लेकर के क्या कहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप बताइए कि ये योजना सही है या गलत, कितना सही है आप ये भी बताइएगा कमेंट करके। दोस्तों, बिहार में सरकारी कर्मी अकाउंटेंट घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। जी हाँ, बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। घूस लेते हुए एक अकाउंटेंट को रंगे हाथ पकड़ लिया है। ये कार्रवाई निगरानी विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर की है। जानकारी के अनुसार अकाउंटेंट किसी काम के बदले रिश्वत की मांग कर रहा था। जब पीड़ित की शिकायत के बाद निगरानी टीम ने जाल बिछाया और फिर जैसे ही आरोपी ने घूस की रकम ली तो फिर उसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के बाद आरोपी को निगरानी विभाग के कार्यालय ले जाया गया, जहाँ पर उससे पूछताछ जारी है। जब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं पर इस कार्रवाई को बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, लैंड फॉर जॉब यानी कि नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इस केस में आरोप तय कर दिए हैं, जिससे अब मुकदमे की सुनवाई तेज होगी। अदालत के इस फैसले के बाद मामले में अगली कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। जांच एजेंसियों का आरोप है कि रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले जमीन ली गई है, जिसे नियमों का उल्लंघन बताया गया है। जब कोर्ट के आदेश के बाद विपक्ष ने इसे कानून का पालन बताया है, जबकि आरजेडी का कहना है कि वे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और फिर सच्चाई सामने आएगी। वहीं पर आरोप तय होने के साथ ही ये मामला एक बार फिर से बिहार की राजनीति के केंद्र में आ गया है। दोस्तों, बिहार में प्राइवेट स्कूलों पर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर निजी विद्यालयों यानी कि प्राइवेट स्कूलों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब तय मानकों और फिर जरूरी सुविधाओं के बिना किसी भी प्राइवेट स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है। नए नियमों के अनुसार हर प्राइवेट स्कूल में योग्य और फिर प्रशिक्षित शिक्षक, सुरक्षित और फिर पक्का स्कूल भवन, पीने का साफ पानी, लड़के लड़कियों के लिए अलग शौचालय, फायर सेफ्टी व्यवस्था, खेल का मैदान और फिर बुनियादी शैक्षणिक संसाधन अनिवार्य होंगे। वहीं पर सरकार ने साफ कहा है कि जिन स्कूलों में ये सुविधाएं नहीं पाई जाएगी वहाँ पर कार्रवाई तय है। जिला स्तर पर टीम बना करके स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा और नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों की मान्यता रद्द या फिर निलंबित की जा सकती है। वहीं पर सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद बच्चों की सुरक्षा, बेहतर शिक्षा और फिर स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाना है। नए नियम लागू होने के बाद प्राइवेट स्कूलों को तय समय में सभी मानकों को पूरा करना होगा, नहीं तो फिर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, अब वोटर लिस्ट में नाम देखने के लिए लाइन में लगने या फिर इंटरनेट ढूंढने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग की सुविधा के तहत आप SMS के जरिए भी अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं। जी हाँ, SMS से वोटर लिस्ट में नाम कैसे चेक करें, ये सवाल है। तो इसके लिए अपने मोबाइल में स्थित मैसेज बॉक्स को खोलें, वहां पर टाइप करें EPIC, जी हाँ EPIC। उसके बाद आप स्पेस दें, फिर आपका वोटर ID नंबर दर्ज करें। अब इस मैसेज को भेज दें 1950 नंबर पर, यानी कि 1950 इस नंबर पर भेज दें। मैसेज भेजते ही आपके मोबाइल पर वोटर लिस्ट से जुड़ी हुई जानकारी आ जाएगी, जिसमें आपका नाम, विधानसभा क्षेत्र और फिर मतदान केंद्र का विवरण शामिल होगा। अब सवाल है कि अगर वोटर ID नंबर नहीं है तो कैसे पता करें। तो ऐसी स्थिति में आप अपने नजदीकी बूथ लेवल यानी ऑफिसर यानी कि BLO से संपर्क कर सकते हैं या फिर चुनाव आयोग की हेल्पलाइन 1950 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, बिहार में फार्मर ID बनाने की तारीख को बढ़ा दी गई है। जी हाँ, अगर आप किसान हैं और बिहार के रहने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी तक आप अगर फार्मर ID नहीं बनाए तो दरअसल बात है कि बिहार में किसानों के लिए राहत बड़ी खबर है। फार्मर रजिस्ट्रेशन यानी कि फार्मर ID बनवाने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। सरकार ने तय कर दिया है कि अब एक महाअभियान चला करके तय तारीख तक अधिक से अधिक किसानों की फार्मर ID बनाई जाएगी। सरकार का कहना है कि फार्मर ID के बिना किसानों को आने वाले समय में सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलने की में दिक्कत हो सकती है।
सकती है। इसी वजह से तारीख बढ़ा करके पंचायत और फिर प्रखंड स्तर पर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि कोई भी पात्र किसान छूट ना जाए। वहीं पर फार्मर आईडी बनने से किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, कृषि अनुदान, बीज और फिर खाद सब्सिडी जैसी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। वहीं पर साथ ही साथ किसानों का डेटा एक जगह दर्ज होने से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और फिर लाभ सीधे सही किसान तक पहुंचेगा। वहीं पर प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे आधार कार्ड, जमीन से जुड़े हुए कागजात और बैंक खाते की जानकारी के साथ नजदीकी कैंप या फिर कार्यालय में जाकर के समय रहते फार्मर आईडी कार्ड बनवा ले ताकि भविष्य में किसी योजना से वंचित न होना पड़े। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा नेता रामकृपाल यादव ने विपक्ष पर बड़ा दावा करते हुए कहा कि उनकी संख्या 78 से घटकर के 25 रह गई है। इनमें से भी करीब 20 विधायक उनके संपर्क में हैं। रामकृपाल यादव के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में खरमास के बाद बड़े खेला होने की अटकलें लगने लगी है। रामकृपाल यादव ने यह भी कहा कि राजनीति में सब कुछ संभव है और सही समय आने पर सब सामने आ जाएगा। उन्होंने बिना नाम लिए आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के भीतर असंतोष और टूट साफ नजर आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें जमीनी हकीकत समझनी चाहिए और सिर्फ बयानबाजी के भरोसे राजनीति नहीं चलती है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त हलचल तेज हो गई जब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की अचानक लिफ्ट में आमने सामने मुलाकात हो गई। हालांकि हैरानी की बात तो यह रही कि इतने करीब होने के बावजूद भी दोनों भाइयों के बीच एक शब्द भी बातचीत नहीं हुई। जहां प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लिफ्ट में कुछ पल तक दोनों साथ मौजूद रहे, लेकिन ना तो कोई नजरें मिली और ना ही कोई संवाद हुआ। दोनों की चुप्पी ने एक बार फिर से आरजेडी के भीतर चल रही खींचतान और पारिवारिक दूरी की चर्चाओं को हवा दे दी है। या राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह खामोशी सामान्य नहीं है और इसके पीछे पार्टी के अंदरूनी मतभेद और सियासी तनाव छिपा हो सकता है। जहाँ हाल के दिनों में दोनों नेताओं के अलग अलग तेवर और फिर बयान पहले ही चर्चा में रहे हैं। अब ये मुलाकात और चुप्पी लालू परिवार और फिर आरजेडी की राजनीति को लेकर के नए सवाल खड़े कर रही है कि आने वाले समय में पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक रहेगा या फिर सियासी दूरी और बढ़ेगी। गर्भवती बनाओ और 10 लाख रुपए कमाओ। जब बिहार में ये खतरनाक स्कैम चल रहा है। दरअसल बात यह है कि बिहार में एक खतरनाक और चौंकाने वाला स्कैम सामने आया है, फ्रॉड सामने आया है, जिसमें लोगों को गर्भवती बनाओ और 10 लाख रुपए कमाओ जैसे लालच भरे ऑफर दे करके फंसाया जा रहा है। इस गिरोह का तरीका बेहद शातिर है और इसका सीधा निशाना गरीब परिवार, बेरोजगार युवक और फिर आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं बन रही है। यह गिरोह पहले सोशल मीडिया, व्हाट्सएप कॉल या फिर दलालों के जरिए संपर्क करता है। युवक को बताया जाता है कि अगर वे किसी महिला को गर्भवती करता है तो फिर उसे 10 लाख रुपए तक की रकम मिलेगी। वहीं पर महिला को सरोगेसी या फिर सरकारी योजना का झांसा देकर के मोटी रकम मिलने का वादा भी किया जाता है। इसके बाद दोनों को अलग अलग बातें बता करके फर्जी कागजात, नकली डॉक्टर और फिर झूठे अस्पताल दिखाए जाते हैं। कुछ मामलों में महिला को गर्भवती होने के बाद भुगतान से पहले गायब कर दिया जाता है या फिर उसे धमका करके चुप करा दिया जाता है। ये स्कैम न सिर्फ कानूनी अपराध है बल्कि इससे महिलाओं का शारीरिक और मानसिक शोषण हो रहा है और मानव तस्करी का भी खतरा है, अवैध सरोगेसी का भी खतरा है। दोस्तों, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया, जिससे परिवार और फिर कारोबार दोनों ही बेहद प्रभावित हैं। अग्निवेश अग्रवाल की पत्नी के बारे में अगर बात की जाए तो उनकी पत्नी का नाम पूजा बांगुर अग्रवाल है। वो एक प्रतिष्ठित बांगुर परिवार से आती है जो भारतीय उद्योग जगत के जाने माने व्यापार परिवारों में से एक है और खास करके सीमेंट व्यवसाय से जानी जाती है। जहाँ पूजा ने हमेशा अपनी निजी जीवन प्राइवेट रखा है और फिर अक्सर मीडिया के नज़रों से दूरी बनाए रखती है, जब बल्कि वेदांता या फिर सार्वजनिक मंचों पर सक्रिय भागीदारी कम ही दिखती है। अब इसके विरासत और कारोबार पर सवाल खड़ा हो गया है। अग्निवेश के निधन के बाद ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि अरबों रुपए के व्यवसाय और संपत्ति का हक किसे मिलेगा। अनिल अग्रवाल की बेटी प्रिया अग्रवाल हेब्बार फिलहाल वेदांता ग्रुप में बोर्ड मेंबर्स और फिर शीर्ष पदों पर सक्रिय भूमिका निभा रही है। अगली लीडरशिप में सबसे आगे मानी जा रही है। वहीं पर पूजा बांगुर अग्रवाल भी परिवार का हिस्सा है, लेकिन वे वेदांता के प्रबंधन या फिर बोर्ड में सक्रिय नहीं है और आमतौर पर व्यवसायिक निर्णयों में उनकी भागीदारी सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट नहीं है। वहीं पर अनिल अग्रवाल की पत्नी किरण अग्रवाल भी परिवार और फिर कुछ व्यवसाय फैसलों से जुड़ी हुई है, लेकिन वे मुख्य प्रबंधन से कम सक्रिय मानी जाती है।
दोस्तों बिहार अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा क्योंकि बिहार के 38 जिलों में फैक्ट्रियां खुलेगी। जी हाँ, बिहार सरकार बिहार में मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। योजना के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में फैक्ट्रियां स्थापित की जाएगी जहां पर निवेशकों को रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा। यह सरकार की तैयारी है कि उद्योग लगाने वालों को जमीन, बिजली, पानी, सड़क और फिर अन्य बुनियादी सुविधाएं एक ही जगह मिले ताकि उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो। जैसे इससे निवेशकों को बिहार में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगी और फिर राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगा। वहीं पर इससे पहले हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है, खासतौर पर आईटी, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, फार्मा और फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई यूनिट खुलेगी। सरकार का मानना है कि इससे पलायन पर रोक लगेगी और फिर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दोस्तों बिहार में एक अनोखा विवाह हुआ है, शादी हुआ है, जिसमें 3 बच्चों को छोड़ करके महिला ने फुफेरे भाई से शादी कर ली है। कोर्ट मैरिज में उनका जो पहला पति है वे गवाह बना है। जी हाँ, बिहार में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां पर 3 बच्चों की मां ने अपने फुफेरे भाई के साथ शादी कर ली। हैरानी की बात तो यह है कि इस कोर्ट मैरिज में महिला का पहला पति खुद गवाह बना है। जानकारी के अनुसार महिला की पहली शादी से 3 बच्चे हैं, लेकिन पारिवारिक और फिर निजी कारणों से पति पत्नी के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहे थे। इसी दौरान महिला का अपने फुफेरे भाई से संपर्क बढ़ा और दोनों ने अपनी सहमति से शादी करने का फैसला किया। जब कोर्ट में दोनों ने बालिग होने और फिर अपनी मर्जी से विवाह करने की बात कही, जब कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शादी को वैध माना गया। इस विवाह में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही है कि पहले पति ने किसी विवाद के बजाय सहमति दिखाते हुए गवाह की भूमिका निभाई है। इस अनोखी शादी की खबर सामने आने के बाद इलाके में चर्चा और फिर हैरानी का माहौल है। लोग इसे सामाजिक परंपराओं से अलग फैसला बता रहे हैं, जबकि कानून के लिहाज से इसे 2 बालिगों की सहमति से हुआ विवाह माना जा रहा है। दोस्तों बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर आकार ले रहा है, जिसे लेकर के देश विदेश में चर्चा तेज हो गई है। इस भव्य मंदिर का निर्माण करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है और दावा है कि यह मंदिर कम से कम 500 साल तक सुरक्षित रहेगा। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर स्थापित होने वाला 33 फीट ऊंचा शिवलिंग है, जिसका वजन लगभग 210 टन बताया जा रहा है। यह शिवलिंग आकार और फिर मजबूती के लिहाज से अपने आप में अनोखा होगा और श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बनेगा। मंदिर का निर्माण आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक और पारंपरिक शिल्पकला के मिश्रण से किया जा रहा है। यह संरचना को भूकंप, मौसम और फिर समय की मार से सुरक्षित रखने के लिए खास डिजाइन अपनाया गया है। मंदिर परिसर को इस तरीके से विकसित किया जा रहा है कि यहाँ पर एक साथ हजारों श्रद्धालु दर्शन कर सके। दोस्तों बिहार में महागठबंधन में टूट की बात कही जा रही है। जी हाँ, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से महागठबंधन के भविष्य को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। संकेत मिल रहे हैं कि महागठबंधन टूट की कगार पर पहुंच चुका है। इसी बीच एनडीए राज्यसभा की 5वीं सीट जीतने के लिए संख्या बल का गुना गणित तेजी से कर रही है। विधान परिषद और विधानसभा के मौजूदा समीकरणों को देखते हुए एनडीए को उम्मीद है कि अगर महागठबंधन में असंतोष या फिर टूट होती है तो फिर 5वीं राज्यसभा सीट उनके पक्ष में जा सकती है। इसी वजह से एनडीए नेताओं की रणनीतिक बैठकें और फिर अंदरूनी समीकरणों पर काम तेज हो गया है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में बेहद अहम मानी जा रही है। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी महागठबंधन को एकजुट रखने में सफल होंगे या फिर राजनीतिक दबाव और फिर अंदरूनी मतभेदों के चलते समीकरण बदल जाएंगे। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में राज्यसभा चुनाव को लेकर के बिहार की राजनीति और गर्माएगी। अगर महागठबंधन में दरार गहरी होती है तो फिर इसका सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे सर्दियों में मूंगफली खाने के फायदे के बारे में। जी हाँ, इसके फायदे जानकर के आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल बात यह है कि सर्दियों के मौसम में मूंगफली खाना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। ये सस्ती होने के साथ साथ पोषण से भरपूर होती है और ठंड में शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है, गर्म रखती है। जब मूंगफली में अच्छी मात्रा में प्रोटीन और फिर हेल्दी फैट पाया जाता है जो ठंड के मौसम में शरीर को ऊर्जा देता है और फिर कमजोरी से बचाता है। रोजाना थोड़ी मात्रा में मूंगफली खाने से थकान कम होती है और शरीर लंबे समय तक एक्टिव रहता है। वहीं पर सर्दियों में अक्सर ठंड लगने और फिर शरीर ठंडा रहने की समस्या होती है। जब मूंगफली शरीर को प्राकृतिक गर्माहट देती है जिससे ठंड का असर कम होता है। वहीं पर मूंगफली में मौजूद विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इससे सर्दियों में होने वाली ड्राई स्किन,
फटने और फिर रुखेपन की समस्या कम होती है। वहीं पर दिल की सेहत के लिए भी मूंगफली फायदेमंद है। इसमें मौजूद अच्छा कोलेस्ट्रॉल दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है और ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। सर्दियों में इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। मूंगफली खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, जिससे सर्दी, खांसी और फिर वायरल संक्रमण से बचाव होता है। वहीं पर मूंगफली पाचन को भी बेहतर बनाती है। इसमें मौजूद फाइबर कब्ज़ की समस्या से राहत देता है, जो ठंड के मौसम में आम हो जाती है। हालांकि मूंगफली का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। ज़्यादा खाने से वजन बढ़ सकता है या फिर गैस की परेशानी हो सकती है। कुल मिलाकर सर्दियों में मूंगफली खाना ऊर्जा, गर्माहट और अच्छी सेहत के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, किशनगंज जिले में किशनगंज जिला स्थापना दिवस और खगरा मेला उत्सव 2026 को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। हर साल की तरह इस बार भी खगरा मेला लगने वाला है। इसी को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। वहीं पर इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक म्यूजिक, संगीत, रंगारंग परिस्थितियों के जरिए लोगों को मनोरंजन देने की तैयारी है। लेकिन इस बार कार्यक्रम को लेकर के एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। दरअसल हर साल जिला प्रशासन की ओर से नामचीन और देश भर में मशहूर कलाकारों को आमंत्रित किया जाता रहा है। जब बड़े सिंगर, टीवी और स्टेज कलाकार आते थे, जिनके कार्यक्रम देखने हजारों लोग जुटते थे, लेकिन इस बार कलाकारों के चयन पर नाराजगी देखी जा रही है लोगों में। इस बार जो कलाकार आमंत्रित किए जा रहे हैं, उन्हें लेकर के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार ऐसे कलाकारों को बुलाया जा रहा है जिन्हें किशनगंज की आम जनता शायद जानती भी नहीं है। जहां लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या इस बार बजट में कटौती की गई है या फिर प्रशासन ने जानबूझ करके कम चर्चित कलाकारों को चुना है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है जब हर साल बड़े नाम वाले कलाकार आते रहे हैं, तो फिर इस बार आम जनता को कम पहचान वाले कलाकारों पर क्यों संतोष करना पड़े। या कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर स्थानीय कलाकारों को मंच दिया जा रहा है तो फिर ये अच्छी बात है, लेकिन प्रशासन को यह भी देखना चाहिए कि कार्यक्रम का स्तर और फिर आकर्षण बना रहे। क्योंकि खगरा मेला सिर्फ किशनगंज ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल क्षेत्र का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। वहीं पर प्रशासन की ओर से बताया गया है कि इस बार भी सुरक्षा, सफाई, मेडिकल सुरक्षा, महिला सुरक्षा और फिर ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। खगरा मैदान में सीसीटीवी, पुलिस बल और आपातकालीन व्यवस्था की जाएगी। वहीं पर आपको बता दें कि किशनगंज जिला 14 अगस्त 1990 को अस्तित्व में आया था। जब तभी से हर साल ये दिन उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें किशनगंज जिले की उपलब्धियों और फिर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होती है। स्थानीय लोगों ने मांग किया है कि जिला प्रशासन को साफ करना चाहिए कि कलाकारों का चयन किस आधार पर किया गया या कितना बजट खर्च हुआ और क्या आने वाले दिनों में किसी बड़े कलाकारों को बुलाया जाएगा। फिलहाल जिला स्थापना दिवस और खगरा मेला उत्सव को लेकर के उत्साह तो है, लेकिन कलाकारों के चयन को लेकर के सवाल भी उठने लगे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज शहर के सोनार पट्टी रोड स्थित एक ज्वेलरी के कारखाने में पश्चिम बंगाल की DRI टीम ने 10 घंटे की छापेमारी की है। ये कार्रवाई पूरी तरह से गोपनीय तरीके से की गई है। टीम ने रात भर लगभग 10 घंटे तक कारखाने में जांच की और गुरुवार सुबह बिना किसी शोर शराबे के वहां से रवाना हो गए। तो सूत्रों के मुताबिक DRI टीम ने छापेमारी के दौरान करीब 10 किलो 890 ग्राम चांदी, 795 ग्राम सोना और 3,85,300 रुपए नगद जब्त किए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब तक किसी भी अधिकारी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। टीम से जुड़े अधिकारियों ने मीडिया के सवालों से बचते हुए कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है। जब बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान टीम ने कारखाने में मौजूद एक लैपटॉप की भी गहन जांच की है। जब उस लैपटॉप में क्या डेटा था, किन लेन देन की जानकारी मिली, इस बारे में भी अभी तक कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। सूत्रों का कहना है कि जांच का फोकस सोना तस्करी से जुड़े हुए संभावित नेटवर्क और लेन देन पर है। आपको बता दूं कि किशनगंज बांग्लादेश सीमा से सटा जिला है और फिर यहाँ लंबे समय से सोना तस्करी का नेटवर्क सक्रिय बताया जा रहा है। दुबई से सोना बांग्लादेश लाया जाता है और फिर वहां से किशनगंज, इस्लामपुर, सिलीगुड़ी, दालखोला, रायगंज और मालदा जैसे रास्तों से पूरे देश में खपाया जाता है। यह चर्चा ये भी है कि भारत से बांग्लादेश जाने वाले पशु तस्करी के बदले सोने की खेप भारत भेजी जाती है। वहीं पर उत्तर दिनाजपुर का मलिकपुर पशु हाट इस अवैध कारोबार का बड़ा केंद्र माना जाता है, जो किशनगंज से सटा हुआ है। ये नेटवर्क इतना संगठित बताया जाता है कि बड़े तस्कर अक्सर कानून की पकड़ से बाहर ही रह जाते हैं। करीब 1.5 महीने पहले BSF ने किशनगंज क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 3 करोड़ रुपए के सोने के साथ 2 तस्कर को पकड़ा था। बताया जा रहा है कि उन्हीं तस्करों के तार जिस ज्वेलर्स कारखाने से जुड़े थे, उसी कड़ी में अब DRI ने ये छापेमारी की है।
दोस्तों, आप सभी वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप को इस्तेमाल तो करते होंगे जब भी आप ट्रेन में सफ़र करते हैं। क्या आपको पता है कि ये ऐप किसने बनाया है? दरअसल इस ऐप को बनाया है अहमद निज़ाम ने। अहमद निज़ाम एक मुसलमान है और ये भी आपको पता है कि हमारे देश में मुसलमानों को पंक्चर छाप कहा जाता है, यानी कि पंक्चर बनाने वाला कहा जाता है। लेकिन वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप आज उस हर भारतीय लोगों के मोबाइल में इंस्टॉल है जो ट्रेन से यात्रा करते हैं। जी हाँ, अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो जरूर आप वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप को इंस्टॉल किए होंगे और इसका फ़ायदा लिए होंगे। ये किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पीछे का जो दिमाग है, जिन्होंने ये ऐप डिजाइन किया है, बनाया है पूरी तरीके से, वो है अहमद निज़ाम। जी हाँ, जो एक मुसलमान है, भारतीय मुसलमान है। तो आपको बता दो कि किशनगंज से लेकर के कश्मीर और फिर कन्याकुमारी तक आज लगभग हर ट्रेन यात्री वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप का इस्तेमाल करता है। जब ट्रेन कहाँ पहुंची है, कितनी देर में आएगी, किस स्टेशन पर रुकी है, ये सारी जानकारी अब यात्रियों को अपने मोबाइल पर मिल जाती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शानदार ऐप को एक मुस्लिम युवक अहमद निज़ाम ने बनाया है। जब वहीं पर अहमद निज़ाम, जिन्हें समाज का एक वर्ग अक्सर ताने देता है और पंक्चर बनाने वाला कह करके अपमानित करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अहमद निज़ाम ने वह कर दिखाया है जो बड़े बड़े इंजीनियर और फिर नामी कंपनियां भी नहीं कर सकी है। उन्होंने अपने एक आइडिया से देश के करोड़ों लोगों की परेशानी को खत्म कर दिया। जब इस ऐप की शुरुआत एक आम यात्री की परेशानी से हुई है। जब अहमद निज़ाम एक दिन रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन का काफ़ी लेट थी, बार बार पूछने पर भी किसी के पास सही जानकारी नहीं थी। जब तभी उनके मन में एक सवाल उठा कि जब हम कैब और डिलीवरी बॉय को लाइव ट्रैक कर सकते हैं तो फिर ट्रेन को क्यों नहीं लाइव ट्रैक कर सकते हैं। बस यहीं से एक शानदार आइडिया ने जन्म लिया है। इसके बाद अहमद निज़ाम ने अपनी टीम सिगमोइड लैब के साथ मिलकर के वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप। दोस्तों, अब किशनगंज का नया एसपी आने वाला है। किशनगंज का नया एसपी होंगे संतोष कुमार। लंबे समय से किशनगंज की कमान संभाल रहे एसपी सागर कुमार को अब पटना का नया ट्रैफिक एसपी बनाया गया है, जबकि उनकी जगह आईपीएस संतोष कुमार को किशनगंज का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। इस तबादले के बाद जिले में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के नई उम्मीदें जगी है। तो आपको बता दूं कि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने कई पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसी क्रम में किशनगंज के पुलिस अधीक्षक सागर कुमार को पटना का नया यातायात एसपी बनाया गया है। वहीं पर उनकी जगह आईपीएस अधिकारी संतोष कुमार को किशनगंज का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। एसपी सागर कुमार ने किशनगंज में अपने कार्यकाल के दौरान अपराध नियंत्रण, त्वरित अनुसंधान और फिर जनता से संवाद बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। जहां उनके नेतृत्व में किशनगंज जिले में पुलिसिंग को और प्रभावी बनाया गया है। सीमावर्ती जिला होने के बावजूद भी उन्होंने तस्करी, अवैध गतिविधियों और फिर संगठित अपराध पर लगाम लगाने का प्रयास किया है। अब उन्हें पटना जैसे व्यस्त महानगर में यातायात व्यवस्था सुधारने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजधानी पटना में ट्रैफिक जाम, सड़क दुर्घटनाओं और फिर यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं पर नए एसपी संतोष कुमार को एक तेज तर्रार और नवाचार करने वाले अधिकारी के रूप में माना जाता है। वह 2014 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस। उनका जन्म 5 मार्च 1985 को हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक की पढ़ाई की है और 22 दिसंबर 2014 को आईपीएस सेवा में नियुक्ति हुए थे। संतोष कुमार इससे पहले शिवहर और फिर सारण जैसे जिलों में एसपी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। शिवहर में उन्होंने पुलिसिंग को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से इंटरैक्टिव वेबसाइट और फिर मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, जिसकी सराहना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी। इसके बाद वे सारण जिले के एसपी बनाए गए, जहां पर उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। वहीं पर 2022 में उन्हें पटना में विशेष कार्यबल का एसपी बनाया गया था, जहां पर वे पुलिस प्रशिक्षण और फिर आधुनिक तकनीकों को लागू करने में सक्रिय रहे। दोस्तों, किशनगंज में जिला परिषद अध्यक्ष रुकैया बेगम की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण सामान्य बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में किशनगंज जिले के सभी जिला परिषद सदस्य मौजूद रहे। वहीं पर चारों विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी विशेष रूप से शामिल हुए। जब बैठक का मुख्य उद्देश्य किशनगंज जिले के विकास से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना और जनहित में जरूरी फैसले लेना था। जब बैठक के दौरान सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता और रोजगार जैसे कई अहम एजेंडों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया।
जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को सदन के सामने रखा और उनके समाधान के लिए प्रशासन से ठोस कदम उठाने की भी मांग की। वहीं पर जिला परिषद अध्यक्ष रुकैया बेगम ने कहा कि जिले के सर्वांगीण विकास के लिए सभी जनप्रतिनिधियों और फिर अधिकारियों को मिलकर के काम करना होगा, यह ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम रूप से अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। वहीं पर इसी बैठक में जिला परिषद सदस्य इंजीनियर नासिक नादिर ने कई गंभीर और जमीनी मुद्दे उठा करके प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने सबसे पहले कमलपुर की समस्या को सबके सामने रखा। नासिक नादिर ने कहा कि कमलपुर कोचाधामन प्रखंड के व्यस्तम और सबसे बड़ा पंचायत है, लेकिन वहां स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में ना तो अस्थायी डॉक्टर है और न ही एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया है कि कमलपुर पंचायत एक मिडिल पॉइंट क्षेत्र है, जहां यहां से कोचाधामन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है और किशनगंज सदर अस्पताल भी करीब 14 किलोमीटर की दूरी स्थित है। ऐसी स्थिति में यदि किसी मरीज की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है तो फिर उसे समय पर अस्पताल पहुंचाना काफी मुश्किल हो जाता है। नासिक नादिर ने जोर देते हुए कहा कि इस पंचायत में तत्काल एक अस्थायी डॉक्टर और फिर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि आपात स्थिति में लोगों की जान बचाई जा सके। इसके अलावा नासिक नादिर ने एम्बुलेंस संचालन करने वाली एक निजी कंपनी की मनमानी का भी मुद्दा उठाया है। उन्होंने सदन में कहा कि एम्बुलेंस संचालक कंपनी बिना किसी ठोस कारण के पुराने और अनुभवी ड्राइवरों को हटा करके नए ड्राइवरों की भर्ती कर रही है।